गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आपका चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। और वो प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो हमने पीछे सवाल पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के जवाब मैं किसी कारणवश नहीं दे पाया था। वो सारे सवालों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और वही सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वो सारे सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और साथ में उन सवालों को एक एक करके समझाने वाला भी हूँ। तो आप उन सवालों को समझिएगा और अगर आपको उत्तर आता है तो सबसे पहले कमेंट में दीजिएगा, तो आपके उसके लिए समय भी दिया जाएगा। आपको 5 सेकंड मिलेगा प्रत्येक सवाल के जवाब देने के लिए। तो आपको 5 सेकंड में महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है उनके सवालों के जवाब देने हैं और साथ में मैं इन सवालों के आंसर 5 सेकंड बाद दूंगा और साथ में समझाता भी रहूँगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जो हमने पीछे क्लासों में एंडिंग में शब्द दिए थे, आप समझ नहीं पाए या आपने सही तरीके से क्लासें नहीं देखी या किसी कारणवश आप उनसे छूट गए या बच गया वो प्रश्न, तो वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। तो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। 29 अप्रैल को जो प्रश्न पूछा गया था, क्या है? 29 अप्रैल को एक प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण शब्द बना है। तो व्याकरण शब्द जो बना था वो किस किस से बना था? तो आपको 5 सेकंड है, ऑप्शन आपके पास है, तो दीजिएगा आप आंसर। चलो मैं बताता हूँ। इसका उत्तर होता है वी प्लस आ प्लस करण। वी प्लस आ प्लस करण, ये इन शब्दों से व्याकरण शब्द मिलकर बना होता है और जब इसका हम विच्छेद करते हैं तभी हम इसके सही अर्थ को जान पाते हैं, सही उच्चारण को जान पाते हैं। अब ये ही क्यों होता है? क्योंकि ये इसके अंदर वी प्लस आ, ये क्या होती हैं? ये उपसर्ग होते हैं। क्या होती हैं? उपसर्ग हैं। और इन उपसर्गों को जोड़कर और एक करण शब्द मिलकर क्या बना है? ये व्याकरण शब्द मिला है। तो इसके अंदर दो उपसर्ग हैं। व्याकरण शब्द के अंदर क्या है? दो उपसर्ग हैं। क्या है? दो उपसर्ग, वी है और आ है। तो ये वी प्लस आ प्लस करण शब्द से मिलकर बना है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये है आपका 14 मई को पूछा गया सवाल कि निम्नलिखित में अर्ध स्वर का सही युग्म है। क्या है? सही युग्म मतलब अर्ध स्वर आदेश स्वर जो हैं उनको हमें चुनकर बताना है। तो स्टार्ट आपके लिए इसमें। आपका समय समाप्त। तो अर्ध स्वर, अर्ध मतलब आधे, और मैंने सही तरीके से समझाया था कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको हम स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैंने शब्द लिखकर बताए थे। जैसे हम लिखते हैं गई और गई, तो क्या है? इन दोनों का उच्चारण ही क्या है? गई है। ये भी गई है और ये भी गई है। तो इस स्वर के स्थान पर हमने इस यह वर्ण का क्या लिया गया है? जगह दे दी गई है। जगह, स्थान, यह वर्ण ने इस ई के स्थान पर क्या ले लिया? जगह ले ली, स्थान ले लिया। तो ये क्या है? एक अर्ध स्वर है, मतलब ये स्वर के लिए ही प्रयोग हो रहा है और साथ में व्यंजन के लिए भी प्रयोग हो रहा है। अब ये तो क्या? स्वर के लिए प्रयोग। अब देखिएगा, मैं बोलता हूँ यम। क्या बोलता हूँ? यम। अब ये जो प्रयोग हुआ है ये क्या हुआ है? ये व्यंजन के रूप में प्रयोग हुआ है। और यहाँ जो हुआ है ये स्वर के लिए और ये व्यंजन के लिए प्रयोग में हुआ है। तो ये क्या है? ये अर्ध स्वर है। तो इसका अर्ध स्वर, ये दो ही वर्ण होती हैं, ये और व, ये और व, इन्हें अर्ध स्वर बोलते हैं। तो इसका आंसर सही क्या है? द होगा। इसका ऑप्शन द सही है। ये और व वर्ण इसका उत्तर सही है। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपका 16 मई का सवाल जो मैंने पूछा था कि निम्न में से रचना के आधार पर शब्द का सही भेद है। मतलब रचना
निर्माण को बोलती हैं, उसके आधार पर आपको बताना है। तो चलो आपके लिए इसमें स्टार्ट है, स्टार्ट दीजिएगा उत्तर। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ प्रत्येक सवाल के, आप 10 सेकंड में आपको क्या देना है, उत्तर देना है, जवाब देना है। चलो आपका समय समाप्त है। तो इसका उत्तर होता है रचना के आधार पर या निर्माण के आधार पर, मैंने बताया था, तो इसका उत्तर होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। अब देखिएगा ये यौगिक क्यों? रचना के आधार पर मैं अगर भेदों की बात करूं तो पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा था योग रूढ़। क्या था? योग रूढ़। ये तीन भेद थे रचना के आधार पर। रचना का अर्थ मैंने दूसरा बताया था निर्माण। क्या था? निर्माण, कि हम शब्दों को निर्माण किस तरीके से करते हैं, तो उस आधार पर शब्दों के तीन भेद बांटे थे। पहला था आपका रूढ़, दूसरा था यौगिक, तीसरा था योग रूढ़। चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिएगा, ये है आपका 18 मई को पूछा गया सवाल। क्या है? 18 मई को पूछा गया सवाल कि निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है। मतलब यौगिक जुड़ा हुआ, क्या है? जुड़ा हुआ। जैसे मैंने पहले ही बताया था रचना के आधार पर इसका भेद होते हैं। क्या होते हैं? रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर यौगिक जो होता है उसका आपको उत्तर देना है। तो आपके लिए इसमें स्टार्ट नाउ। प्रत्येक सवाल के लिए आपके 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलो फिर बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या है? निम्न में से यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब जुड़ा हुआ शब्द। अब देखिएगा इसका उत्तर है स। क्या है इसका उत्तर? स। विद्यालय। इसका उत्तर विद्यालय आता है। क्या है? विद्यालय क्यों आता है? तो देखिएगा इसमें यौगिक क्या है? यौगिक मतलब जुड़ा हुआ। अब जुड़ा हुआ क्या है? दो शब्द से जुड़ा हुआ हो, जिसमें दो हो सकती हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। शब्दों से जुड़कर एक नए शब्द बनता है, वो होता है यौगिक। और साथ में उसके प्रत्येक अगर खंड किए जाए, टुकड़े किए जाए, तो उसके प्रत्येक खंड का क्या होना चाहिए? एक विशेष अर्थ होना चाहिए, एक अर्थ प्रकट होना चाहिए। तो अगर हम बात करें विद्यालय की, तो देखिएगा इसमें दो शब्द बना है, विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य है। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, आल्य का अर्थ होता है घर। जो शिक्षा का घर होता है या हमें जो शिक्षा प्रदान करता है वो क्या होता है? विद्यालय होता है। तो इसका उत्तर क्या है? से आपका विद्यालय है। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका 15 मई को पूछा गया सवाल। कितने मई को? 15 मई को ये सवाल पूछा गया था, जिसका उत्तर आपको देना है। तो प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अयोगवाहक ध्वनियों की संख्या है, 2 है, 4 है, 3 है या 7 है। 2 है, 4 है, 3 है या 7 है। तो चलो दीजिएगा इसका उत्तर। आपका इसमें स्टार्ट। चलो मैंने कहा अयोगवाहक ध्वनियाँ। अयोगवाहक ध्वनियाँ होती हैं 2। क्या होती है? 2। अब पहले अयोगवाहक को समझ लेते हैं, इस शब्द को समझ लेते हैं। इसमें क्या है? एक तो अ है, 3 शब्द है इसमें, योग प्लस में वाहक, 3 शब्दों के अयोग वाहक। अब इनके अर्थ को देखिएगा। अ का अर्थ होता है नहीं, योग का जुड़कर, वाहक का वहन होना, वहन होना। अब नहीं जुड़कर वहन होना मतलब वो शब्द जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं होते और जो स्वतंत्र लिखे जाते हैं। क्या स्वतंत्र होते हैं? क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो ये क्या है? इसका उत्तर 2 है। अब यह योगवाक ध्वनि कौन सी है? एक तो आपका अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। और दूसरा आपका विसर्ग। क्या है? विसर्ग। अब ये दोनों क्या है? जुड़कर वहन नहीं होते, अलग लिखे जाते हैं। तो ये है इसके सिंबल्स। स्वर अनुस्वार इस तरीके से लिखा जाता है, विसर्ग इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे पंकज शब्द लिख रहा हूं, तो पंकज इन दोनों के बीच में, इस वर्ण और इस वर्ण के बीच में ये अनुस्वार लगता है और ये हमेशा एक ही वर्ण पे लगता है, अंग पर। किस पर? अंग पर। अब ये इन दोनों के बीच में लगा है, तभी ये क्या है?
अयोगवाहक ध्वनि है। इसके बाद में अगर विसर्ग की बात करूं तो जैसे मैं लिखूं प्रातः काल, तो ये देखिएगा जैसे हमें दिख तो रहा है क्या, दो शब्द हैं, ये हमें दो शब्द दिखाई हैं, लेकिन ये हकीकत में क्या है, एक ही शब्द है। क्यों है? क्योंकि ये जो विसर्ग है ये किसी के साथ जुड़कर नहीं होता, अलग लिखा जाता और इसके ऊपर कभी भी सिरो रेखा नहीं आती। ये किसी के साथ जुड़कर नहीं चलता, सिर्फ स्वतंत्र प्रयोग में होता है, इसीलिए क्या है, ये एक शब्द है और ये विसर्ग क्या है, अयोगवाहक ध्वनि है। तो क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आइएगा, ये है आपका 19 मई का सवाल। तो क्या अदब शब्द कौन सी भाषा का है? अदब संस्कृत का है, चीनी का है, अरबी का है या अंग्रेजी का है? अदब शब्द आपको बताना है कौन सी भाषा का है। ये शायद उस क्लास के अंदर शब्द लिया भी गया था प्रयोग में, अदब शब्द। क्या है? अदब शब्द। तो आपका समय स्टार्ट होता है, स्टार्ट नाउ। बोलिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आपका समय जारी है। कौन सा इसका आंसर सही है कि अदब शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का है, अरबी का है, चीनी का है, अंग्रेजी का है या कौन सी भाषा का? इन चारों ऑप्शनों में से आपको जवाब देना है। तो बोलिएगा कौन सा सवाल से आपका समय समाप्त हुआ। चलो मैं बताता हूँ, ये है अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का अदब शब्द ऐसे अरबी भाषा का शब्द है और ये अरबी भाषा में हिंदी, अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आया है, अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आया है और इसका प्रयोग हम ज़्यादातर लेते हैं। तो ये अदब क्या है, अरबी भाषा का शब्द था। अब ये भाषाएं क्या है, ये विदेशी शब्द है। ये क्या है? विदेशी शब्द। क्या है? विदेशी शब्द। शब्द को हमने उत्पत्ति या जन्म के आधार पर चार भागों में डिवाइड किया था, चार भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज और चौथा था विदेशी। अब विदेशी शब्द वो थे जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा के अंदर आए थे, वो सारे क्या थे? विदेशी शब्द थे। क्या थे? विदेशी शब्द। अब तत्सम, तद्भव, देशज ये क्या थे? उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्द थे। तो ये अदब क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल है कि जो हमने 20 मई को पूछा था। कब पूछा था? 20 मई को। तो चलो देख, बोलिएगा इस सवाल का। तो जिस शब्द का कोई अर्थ न हो क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है, निरर्थक कहलाता है या दोनों कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन सही है? तो जल्दी से बोलिएगा, इसमें स्टार्ट है, जल्दी से बोलिएगा कि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसे? सार्थक बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं, अवैध है, ऐब है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? चलो आपका समय समाप्त हुआ। तो हम मैं इसके शब्द का अर्थ देखिए, पहले प्रश्न को देखिएगा। जिस शब्द का कोई अर्थ न हो इस चीज को हम भूल जाते हैं। क्या है? न का अर्थ नहीं। ये छोटा सा शब्द है जो ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है और दिखाई नहीं देने के कारण हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, डाउट में पड़ जाते हैं और हम उत्तर गलत दे देते हैं। तो न जिसका अर्थ नहीं होता वो क्या होती हैं? निरर्थक होती हैं। ये हमने अर्थ के आधार पर शब्द देखे थे। क्या देखे थे? अर्थ के आधार पर, कि जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। जैसे हमने देखा था लड्डू वड्डू, रोटी वोटी, जिसमें सार्थक और निरर्थक शब्द हमने अर्थ के आधार पर, ये दोनों क्या है? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है। ये सार्थक और निरर्थक ये क्या है? अर्थ के आधार पर भेद है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। तो ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद थे जिसका हमने प्रयोग में लिया। अब इस अर्थ, सार्थक होता है सही अर्थ वाला और निरर्थक होता है जिसका सही अर्थ नहीं होता। ये हमने समझा था। चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल और लास्ट इस सेशन का अंतिम सवाल है जिससे हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है आज के सेशन का अंतिम सवाल, जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रश्न आपका नित्य शब्द है, नित्य शब्द है, विकारी है, अविकारी है या सर्वनाम है या सभी? जल्दी से बोलिएगा, फास्ट कमेंटली। आपका समय स्टार्ट है। आपका समय
समाप्त हो चुका है। ये है आपका अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। अब अविकारी कैसे है? ए का अर्थ होता है नहीं, विकारी का अर्थ विकार, मतलब परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं। अब परिवर्तन नहीं होता वो शब्द क्या है? आपके अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी। अब ये हमने प्रयोग के आधार पर बांटे थे। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को दो भागों में बांटा था, पहला विकारी था और दूसरा अविकारी। अविकारी वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जो इनके कारण बदलते नहीं हैं, नहीं बदलते। वो तो क्या है? अविकारी है। और जो बदल जाती हैं वो क्या होती हैं? विकारी है। किनके कारण? जो आपके लिंग, वचन और कारक और काल हैं, इनके कारण परिवर्तित हो जाते हैं। अब नित्य शब्द अविकारी कैसे हैं? तो नित्य शब्द का आप प्रयोग करके देखिएगा। नित्य शब्द का वह नित्य नित्य जल्दी उठता है, जल्दी उठता है। अब इसको आप बहुवचन बना दो, मतलब लिंग के अनुसार भी चेंज करके देखेंगे, वाले वचन के अनुसार चेंज करके देख सकते हैं। लिंग, वचन, वचन को ये वह शब्द की जगह हम क्या कर देते हैं? वे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वे कर देते हैं। अब वे बहुवचन कर दिया हमने, लेकिन वे नित्य जल्दी उठते हैं ये हो जाएगा, लेकिन ये शब्द बदला नहीं। एक तो ये बदल गया और एक हमने इसको बहुवचन बना दिया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ सीता, सीता नित्य जल्दी उठती है, ये बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदला। ये इसीलिए क्या है? अविकारी शब्द है। तो ये आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए सही तरीके से। आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो मिलते हैं हम कल एक नए उत्साह और नए विश्वास के साथ। कल संडे है तो कल हमारी लाइव क्लास जो आएगी वो एक स्टोरी की आएगी। क्या आएगी? स्टोरी। स्टोरी उसके अंदर में पढ़ने वाले हैं या स्टोरी सुनने वाले हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी या कोई एक अच्छी सी स्टोरी कल मैं आपके बीच में लाइव लेकर आने वाला हूं। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, पूरे दिन देखते रहिएगा कब आपके पास नोटिफिकेशन आता है लाइव का। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत लाइव आ जाइएगा। और साथ में मैं उस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ आपका जो भी कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए आप सवाल भी पूछ सकते हैं उस सेशन के दौरान। तो कल आपके बीच लाइव जुड़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी और साथ में लाइव डिस्कशन की तरफ से लाइव आएँ और जिसमें आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। अपने किसी भी तरीके का कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। ऑल राउंड मतलब किसी भी तरीके का सवाल आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कल। बाय बाय।